हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना जेई एडवांस का जो पेपर है 27th को इसका पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चंस का अगर लेवल एक एक करके अपन चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है थोड़ा सा पेपर लेंदी है, बट क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है साइड पे है पेपर, जैसा कि हमेशा से होता आया है, हमेशा एडवांस के लिए इधर देखा जाए। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स में। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग रेट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछली बार जैसा भी आपने सपोज 70% पे अगर मान लीजिए आपकी कोई रैंक आई थी, तो इस बार उसी रैंक को अचीव करने के लिए आपको 70 माइनस ही स्कोर करना पड़ेगा। 70 प्लस जाने के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो मतलब कम परसेंटेज में आपके इस बार थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी रैंक आ सकती है। ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री वाज अ बेनिफिट, मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए फिजिक्स और मैथ्स से, जैसा कि बताया गया है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा एडवांटेज था, क्योंकि केमिस्ट्री कंपैरेटिवली मॉडरेट टू इजी, मतलब मॉडरेट, इसके कंपैरिजन दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इजी पूछी गई थी। फिजिक्स वाज ऑन अ टफर साइड बट मैथ्स वाज लेंथियर। ओके, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 के रूट्स a और b हैं, और c और d आपके दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। आपको एक वैल्यू निकालनी है। तो आपको समझ में बात आती है कि भाई ac इंटू ए माइनस सी, ad इंटू ए माइनस डी, ए और d का कोई कंपैरिजन थोड़ी ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके देखना पड़ेगा। तो अगर हम ओपन करके देखें तो हमारे पास टर्म्स क्या है, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें से आप एक चीज देख सकते हो कि ए स्क्वायर की इन दोनों टर्म्स को आपने एक साथ ले लिया, तो दिस गिव्स यू ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन इंटू सी प्लस डी। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर डी, ये दोनों मिलकर के आपके क्या बन गए, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी। ठीक है क्या? अब आगे देखिए आप ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, भाई आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि ए बी एक साथ रहे, उसका रिलेशन आपको पता होगा, सी डी एक साथ रहे, उसका रिलेशन आपको पता होगा, लेकिन ए सी का रिलेशन आपको नहीं पता होगा ना। तो उसी आइडिया के अलॉन्ग अपन काम कर रहे हैं। यहां पे आप देखो इन दोनों को क्लब कर, मतलब सी प्लस डी की टर्म्स आ गई। फिर ऐसे ही देखो आप इन दोनों को अगर एक साथ ले लें, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को, तो माइनस ए कॉमन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सिमिलरली माइनस इन दोनों में से देखें तो b कॉमन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस वे दिस होल थिंग कन्वर्ट्स इनटू c प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हियर इट इज a प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई c प्लस डी आपको पता है कि c प्लस डी आपका कितना था, c प्लस डी इज 20 एंड c इंटू डी इज 20. Similarly, a plus b is minus 20 and a into b is minus 20. ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। c plus d is 20 and a square plus b square can be written as a plus b whole square minus 2ab, राइट? तो a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab रख सकते हैं। फिर माइनस देखिए a plus b आपका कितना है, माइनस 20 है, और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की अगर आप बात करोगे तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज अगेन c प्लस d का होल स्क्वायर, c plus d का whole square minus 2cd. Now everything is known. You have to just put all these numbers into these areas. You will find the answers. ठीक है? तो from first answer is coming out as option D. Right? So this was a very easy question. I guess most of you would have been successful to crack this one. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक फंक्शन से बेस्ड क्वेश्चन था, और जैसा कि हमेशा से देखा गया है लास्ट फ्यू ईयर्स में कि इसमें एक मॉड या इंटीजर टाइप जोड़ देते हैं और फिर इनटू ऑन टू इन सब के बारे में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन को देखो तो आपका फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप देखोगे तो माइनस एफ एक्स के बराबर है। मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो ये ऑब्जर्व होनी चाहिए कि फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो मैं जीरो के एक साइड में डिसाइड कर लूं, अदर साइड में तो ग्राफ मेरे पास अपने आप बन जाएगा। तो अगर आप देखो fx को, मैंने कहा कि इसका अगर मैं x ग्रेटर देन 0 वाला सेक्शन लेता हूं, ठीक है, तो इसकी ओपनिंग कैसे होगी, x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर होगी माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, जबकि x आपका लेस देन 0 होगी ना। अब अगर आप f डैश x की बात करते हो, है ना, तो f डैश x आप इसका देखो, मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बातें। ठीक है, तो f डैश x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट?
So here it is coming out as x minus x cos x plus x minus sin x. So here it is x into 1 minus cos x. Of course x was positive. 1 minus cos x is always greater than or equal to 0. So this whole term is greater than or equal to 0. Besides this, x minus sin x. So obviously on just right hand side of origin, x is greater than sin x. So this is also coming out as positive. This term is positive, this term is positive, that means this whole expression is greater than or equal to 0. That means this function should be increasing in right side of 0. तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन के तौर पे ग्राफ के बारे में सोचो तो f0 की वैल्यू तो 0 है, इसके बाद ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली कहां जाएगा ये, ऑफ कोर्स इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी निकल रहा है, क्योंकि इसकी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी है। तो आप यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। जो ग्राफ यहां पे बना है, ठीक है, सेम वही ग्राफ इधर बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये आपके पास इस कर्व का इस तरीके का नेचर होगा, ठीक है। कॉन्केविटी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, और आपको जैसा ये चूंकि ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब हम बता सकते हैं ना कि भाई एक साइड का अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो दूसरे साइड का ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज। तो वही हमने ग्राफ इसका ट्रेस कर लिया, और ग्राफ ट्रेस करते ही साथ आपको पता चल जा रहा है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा रीजन रेंज कवर कर रहा है, इसलिए ऑन टू होगा और 1 1 तो है ही, ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट ग्राफ कैसा रहने वाला है, फिर इंक्रीजिंग रहने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, और दिस वाज लिटिल मॉडरेट आई कैन से, बट दिस शुड हैव बीन सॉल्व्ड इन एग्जाम टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास fx जो गिवन है ना, उसको अगर हम पहले तो मॉड आउट हटा करके लिखें तो x माइनस 1 जब आपका नेगेटिव होगा, मतलब जब आपका x छोटा होगा 1 से, ठीक है, तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0 के बराबर, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी 1 माइनस x, ठीक है। और जब x को आप 1 से बड़ा रखोगे तो ये आपका पूरा टर्म ले लेगा x माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस x, ऐसा कुछ, ठीक है। gx की बात करें तो gx आपका यही है, हाफ ई रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर 1 माइनस x, यही है आपका सिंपल सा gx, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व fx gx एंड x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके कर्व अपन देखते हैं, ओके, x माइनस 1 और 1 माइनस x, ठीक है। इसका देखो जरा कैसा बनेगा कर्व। f डैश x की अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो f डैश x की बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है कर्व। f डैश x यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 1 का डिस्कशन चल रहा है, तो e रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस आ जाएगा e रेज टू पावर 1 माइनस x, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, मतलब ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की सोचूं तो ग्राफ कैसा आएगा, यहां तक तो 0 0 0 कहां तक चल रहा था, x इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 के बाद क्या हुआ, 1 के बाद ये इंक्रीज करने लगा, और इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे कहां निकल जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये आपका इंक्रीज करते हुए निकल गया, ये आपका fx बना। gx की बात करो, gx कहां से कहां तक जाए, तो gx आपका ये है, ठीक है। gx का अगर देखें तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो g डैश x इज इक्वल टू हाफ e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस ई रेज टू पावर 1 माइनस x, यही होगा, ठीक है। तो ये तो अपना नेचर चेंज करेगा, ठीक है। कब ये अगर हम देखें x माइनस 1 जब आपका 1 माइनस x के बराबर कब है, कब है, जबकि x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, तब तक मतलब x को जब हम 1 से बड़ा रखेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, और 1 से छोटा रखेंगे तो ये क्वांटिटी निगेटिव, मतलब 1 के पहले तक डिक्रीज कर रहा है और 1 के बाद इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 1 के पहले तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग इन x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 1 पे ये है आपका 1 के बराबर, ठीक है। उसके पहले ऐसा कुछ ग्राफ ये डिक्रीज करते हुए आया और फिर ये इंक्रीज करते हुए चला गया।
ओके, अब हमसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 0, y इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें इसकी, तो कितनी वैल्यू ले रहा है ये? 0 ही ले रहा है, ठीक है। तो यही वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। y इज इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx, ठीक है। तो ये मतलब आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगे ना, तो आपको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जहां ऊपर का कर्व क्या था, ये वाला कर्व आपका gx था, और नीचे आपके पास क्या था, 0 था, ठीक है। और यहां पे हम देखें तो ऊपर gx था और नीचे आपके पास क्या था, ये एक्सप्रेशन था, है ना। तो अपन एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का मतलब है कि 0 से 1 जब ये पोर्शन लेंगे तो ऊपर से हम क्या लेंगे, gx। gx का मतलब हुआ हाफ इंटू ई रेस टू पावर x माइनस 1 प्लस ई रेस टू पावर 1 माइनस x, ठीक है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दो की 0 ही है, ठीक है। प्लस 1 से आगे इस पॉइंट तक जाना होगा, मान लिया x0 है, ठीक है। निकाल लेंगे अभी, ठीक है। x0 है और हमने कहा कि इसके लिए अपर कर्व क्या है, अपर कर्व तो हमारा gx ही था। तो अपर कर्व gx लेकर के हम निकले हाफ ई रेस टू पावर x माइनस 1 प्लस ई रेस टू पावर 1 माइनस x। लेकिन लोअर कर्व इस बार चेंज हो गया, लोअर कर्व यहां से आया, ये बन गया आपका ई रेस टू पावर x माइनस 1 माइनस ई रेस टू पावर 1 माइनस x, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अभी x0 निकालना बचा हुआ है। x0 निकालने का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ x0 में इधर x0 की कैलकुलेशन देख लेते हैं कि x0 की कैलकुलेशन कैसे आएगी। तो x0 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। e रेस टू पावर x0 माइनस 1 माइनस ई रेस टू पावर 1 माइनस x0। इस कर्व के लिए नीचे वाले, अपर कर्व के लिए यहां से आएगा, है ना ये। तो ये आपका आ गया हाफ इंटू ई रेस टू पावर x0 माइनस 1 प्लस ई रेस टू पावर 1 माइनस x0, ठीक है। तो ये विल गो विद 2 e रेस टू पावर x0 माइनस 1 माइनस 2 e रेस टू पावर 1 माइनस x0 इज इक्वल टू e रेस टू पावर x0 माइनस 1 प्लस e रेस टू पावर 1 माइनस x0। इसको इधर ले आए, e रेस टू पावर x0 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3e1 माइनस x0, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। यहां से कितना निकल आया, इसको मैं नीचे अगर ले आ दूं तो e रेस टू पावर x0 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, e रेस टू पावर 1 माइनस x0 इज इक्वल टू 3। तो e रेस टू पावर 2 इंटू x0 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, है ना। तो अब यहां से लिख लो e रेस टू पावर सॉरी x0 माइनस 1 इज बेसिकली ln 2 इंटू x0 माइनस 1 इज इक्वल टू ln 3, है ना। तो x0 माइनस 1 इज इक्वल टू ये ln 3/2 लिखें या फिर ऐसा लिख लें ln अंडर रूट 3, चल जाएगा ना। तो x0 आपका 1 प्लस ln रूट 3, ठीक है। तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई, ln e रूट 3, ठीक है। तो अब ये x0 की वैल्यू आपको लास्ट में रख देनी है, आपको इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। x0 ये निकालने को निकाल दिया, बट आपको यूज यही करना है इसमें कि e रेस टू पावर x0 कितना आने वाला है आपका, e रूट 3 के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो एनीवे ये आपका ओवरऑल इसका प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ठीक है, टफ ही रेट किया जाएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि P आपका एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, और एक इलिप्स भी है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है ना। तो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स कहां पे आएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x की बात करूं मैं, तो इसका लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, ठीक है। यह आपका लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, लेटस रेक्टम पे अगर हम देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है ना कि इस पॉइंट P पे ये जो दोनों पॉइंट मतलब एक इलिप्स के लिए टेंजेंट खींचा और एक पैराबोला के लिए, दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बस इतनी सी बात कही जा रही है, बस इसी फैक्ट को आपको एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो आप देखिए कि अगर आपका पैराबोला के लिए मैं स्लोप निकालने जाऊं तो पैराबोला के लिए स्लोप कितनी आएगी, ठीक है।
पैराबोला के लिए स्लोप आपके पास कितनी आएगी। तो आप देख लो कि भाई आप लेटस रेक्टम पे ही खींचने जा रहे हो ना, आप लेटस रेक्टम पे ही खींचने जा रहे हो। तो अगर आप लेटस रेक्टम पे खींच रहे हो तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x में ये वाला जो पॉइंट है कौन सा पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, पता ही होता है कि भाई ये आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280 अगर आप देखें तो ये t इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आता है ना, a कॉमा 2a a कॉमा माइनस 2a है ना, लेटस रेक्टम वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो p पॉइंट है, p पॉइंट के लिए देखा जाए तो p पॉइंट कैसे ऑब्टेन होगा, जब आप इस पैराबोला में t इक्वल टू 1 रखोगे। पैराबोला के पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए जब आप t इक्वल टू 1 रखोगे तो ये पॉइंट अटेन हो जाएगा। अच्छा, पैराबोला के लिए आपको ये भी पता होता था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, 1/t के बराबर होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p ऑफ पैराबोला कितना आएगा, t1 था तो स्लोप इसकी भी कितनी होगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आपके दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब इलिप्स वाली स्लोप को क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो इलिप्स वाली स्लोप को -1 होना चाहिए था। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन हो गई। अब इस इलिप्स के लिए अगर हम देखें तो इसका इस पॉइंट पे स्लोप कितना आएगा, इसकी बात करनी थी आपको। स्लोप इसकी -1 होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि अगर ये पैराबोला वाले की स्लोप +1 है तो इलिप्स वाले की स्लोप कितनी होगी, -1 होगी। तो हमने यहां से देखा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y डैश अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि y डैश विल बी इक्वल टू कितना, y डैश की बात करें तो -2x अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y अपॉन b स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जा रहा है, -b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y, है ना। ठीक है, किस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसी पॉइंट की बात करनी थी ना, तो इसको किस पे कैलकुलेट कर ले हम, लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा पे। तो दिस इज योर -b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सो स्लोप इज कमिंग आउट एज -b स्क्वायर इंटू लैम्डा एंड हियर इट इज a स्क्वायर इंटू 2 लैम्डा। सो इट इज -b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। करेक्ट, क्योंकि इसकी स्लोप 1 थी तो इसका मतलब हमें इलिप्स के लिए स्लोप कितनी चाहिए, -1 चाहिए। स्लोप कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू -1। यहां से आपके पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सिस्टम उल्टा है, क्योंकि यहां से पता चल रहा है कि b आपका कैसा है, a से बड़ा है। तो अगर b आपका a से बड़ा है तो इसका मतलब कि आपका कुछ जो इलिप्स है वो अलग तरीके का है, अदर इलिप्स वाला केस है ना। तो अपन इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करके भाई यहाँ पे अपन क्या लिखते थे कि भाई b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना। अपन अब क्या लिखना लगेंगे कि 1 अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो 1 माइनस e स्क्वायर इज हाफ एंड e विल बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो ये भी यहां से आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि इलिप्स कैसा रखना पड़ेगा हमें, अदर इलिप्स वाला केस है। तो उसके लिए हमारे पास e की वैल्यू निकल करके आ रही है 1/√2। ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ यू शुड हैव बीन सक्सेसफुल टू क्रैक दिस वन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सबसे पहले तो आपके लिए काम की चीज क्या है यहाँ पे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल। तो इस सिचुएशन में आपको एक ही चीज पता होती है कि d क्या होगा, 0। d 0 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर आपका कितना है, 4 बीटा के बराबर है ना। अच्छा, अब बात आती है प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी का भी बहुत कुछ खास चीज नहीं पूछी गई, आसान सी चीज थी। क्या है यहाँ पे कि हमसे कहा जा रहा है कि अल्फा टाइम्स हेड आया, C1 को 2 बार आपने टॉस किया, अल्फा टाइम्स हेड आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी किससे निकलती है भाई। ये तो कई सारे सवाल ऐसे किए होंगे कि 10 कॉइन टॉस किए, उनमें 5 पे हेड आया 5 पे टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या 6 हेड आए 2 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या होगा ना, तो बिल्कुल वही सेम है विद अ बायस्ड कॉइन। तो अब आपके पास क्या था कि आपने कहा कि 2 कॉइन्स टॉस किए, ठीक है। तो 2 कॉइन्स C1 की अगर मैं बात करूं तो C1 को 2 टाइम्स टॉस किया गया। सपोज अल्फा टाइम्स हेड आया होगा, तो जितने टाइम हेड आया होगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगेगी 2/3 रेज टू पावर अल्फा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 रेज टू पावर अल्फा और 1/3 रेज टू पावर 2 माइनस अल्फा।
राइट। सिमिलरली आप C2 के लिए बात करो तो C2 के लिए आपका 2C बीटा, वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 रेज टू पावर बीटा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 2 माइनस बीटा। ठीक है, C1 के करस्पॉन्डिंग ये होगी प्रोबेबिलिटी, C2 के करस्पॉन्डिंग ये होगी, है ना। लेकिन अल्फा भाई कहां से कहां तक चला जाएगा? अल्फा आपका 0 1 2 यही हो सकता है ना। सिमिलरली बीटा भी आपका क्या हो सकता है? 0 1 2। आपको ये बताया नहीं गया कि अल्फा बीटा क्या है, लेकिन पूरा उसके लिए सफिशिएंट चीजें दे दी गई। तो आप देखो क्या ही हो सकता है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू एक हो सकती है कि भाई अल्फा को 2 रख दिया मैंने तो बीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा भी 0 हो जाए और बीटा भी 0 हो जाए। बस यही दो पॉसिबिलिटीज है ना भाई। अल्फा एंड बीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to 2. So these are the only possible pairs of alpha and beta which will satisfy this equation, this condition as well. So alpha should be 2 and beta should be 1 is one condition and another is 0, 0, right? So there are two situations possible. ठीक है, तो पहली सिचुएशन हम लेते हैं 0 0 वाली। तो अगर 0 0 वाली सिचुएशन अगर आप लेते हो, ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो अपन चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, तो 2C अल्फा की जगह 0, 2/3 रेज टू पावर 0, 1/3 रेज टू पावर 2। ठीक है, आप C1 को भी चाहते हो कि वो 0 टाइम्स आए, है ना, और C2 को भी चाहते हो कि 0 टाइम्स आए। तो 0 टाइम्स आए मतलब 2C 0, 2/3 की पावर 0, सॉरी 1/3 की पावर 0 एंड 2/3 रेज टू पावर 2। ठीक है, फिर 1 1 के लिए आप देखो, सॉरी 1 1 नहीं 2 1। तो इस सिचुएशन में आप क्या चाहते हो? 2C1 रहे, 2/3 रेज टू पावर 1 एंड 1/3 रेज टू पावर 1। एंड C2 से आपके पास क्या सिचुएशन रहे? सॉरी ये 2 था ना, 2 था यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, अल्फा की जगह आपने 2 रख दिया, बीटा की जगह 0, मतलब 2C1 1/3 रेज टू पावर 1 एंड 2/3 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो बस आपको इन्हीं दोनों का सम करना है। ऐसे हो जाए तब भी काम चलेगा, ऐसे हो जाए तब भी काम चलेगा, मतलब दोनों में 0 0 हेड आए तब भी काम चलेगा, एक में 2 और एक में 1 हेड आए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आंसर विल बी सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरीके का सेगमेंट लिया गया है 2 sin 2x का, 0 से लेकर के π/2 के बीच में, है ना। तो मैक्सिमम आप पी कितना अचीव कर सकते हो? 2 अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब आपसे अगर कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल का, यहां पे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसके पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एरिया शायद आपने मैक्सिमाइज करने वाला क्वेश्चन किया भी होगा। यहां पे पेरीमीटर मैक्सिमाइज करने को कहा गया था, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया भाई जो भी डायग्राम बनेगा तो सिमेट्रिक ही, इतना तो आइडिया लग ही जाता है। तो जो भी सिमेट्रिक डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके का होगा, मान लिया मैंने। ठीक है, कि सपोज वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इधर से वो a यूनिट्स पे होगा तो इधर से भी तो वो a ही यूनिट्स पे होगा ना। ठीक है, सपोज ये आपका थीटा है ना, तो अगर ये यूनिट, ये इतनी डिस्टेंस थीटा होगी तो इधर भी आपकी कितनी होगी? थीटा ही होगी। दैट मीन्स यहां पे क्या आएगा? π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये वाली जो लेंथ है वो निकल करके आ गई π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। तो लेंथ आपके पास एक साइड निकल करके आई π/2 माइनस 2 थीटा। फिर आप क्या करोगे? करस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट खोजोगे। तो यहां पे पॉइंट क्या आने वाला है? ग्राफ क्या था, किसका था? 2 sin 2x का। y इज इक्वल टू 2 sin 2x का ग्राफ था। आपने x को थीटा रखा तो हियर यू गो विद 2 sin 2 थीटा, है ना। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2 sin 2 थीटा हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ आपकी 2 sin 2 थीटा, है ना। तो ये साइड आपकी 2 sin 2 थीटा है, ये साइड आपकी π/2 माइनस 2 थीटा है। इसका ट्वाइस भाई यही तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको मैंने थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो? पाई थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 sin 2 थीटा। ये है, इसको आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। dp/d थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से -4 आएगा, यहां से क्या आएगा? +4 इंटू 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो 8 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। ये चीज आपकी 0 होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में 8 cos 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 4 और इसलिए cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। ठीक है, अब ऐसे में हम सोचे कि भाई थीटा ऐसा कौन सा आएगा,
तो सोच सकते हो क्या? तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 है ना, थीटा को आपने पाई बाई 6 ले लिया, तो यहां से भी आपके पास चीज क्या आएगी, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। अब आपको क्या करना था, मैक्सिमम करना था बस पेरीमीटर को, तो बस थीटा को यहाँ पे पाई बाई 6 रख दो, तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम पेरीमीटर विल बी इक्वल टू पाई माइनस 4 इंटू पाई बाई 6 प्लस 4 साइन 2 थीटा ना, 2 थीटा, सो 2 इंटू पाई बाई 6। ठीक है, बस यहां से ये आपका आंसर हो गया मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए। इन्होंने यहाँ पे एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए पूछा है, तो एरिया को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या हो गया कि एरिया मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी इन्होंने क्या पूछा था आपका, इस सिचुएशन में एरिया की वैल्यू है ना, एरिया की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये तो हमने खैर पेरीमीटर को मैक्सिमाइज कर दिया था, ऑल्दो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एरिया इन दिस कंडीशन, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आपके पास लेंथ आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 2 साइन 2 थीटा है ना, एंड हियर यू हैव टू पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 फॉर राइट चॉइस ऑफ ऑप्शंस। 7th क्वेश्चन में देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, मतलब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। क्या है, ठीक है, देखो fx इंटू जी एक्स प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन के लिए कहा गया कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ये तो आपको थ्योरी की ही बात याद दिला सकता हूं कि कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस इंटू सॉरी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है, इसकी बात हमने करी थी। एक फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, दूसरा कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए, बात किया था ना कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल तभी होगा जबकि आपका ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाली चीज जीरो बनाती हो, इसकी फंक्शनल वैल्यू जीरो हो, ये बताया गया था। तो बस उसी का डायरेक्टली एप्लीकेशन यहां पे पूछ दिया। देखो x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें तो पहला ए ऑप्शन की देखो, ए ऑप्शन में कहा गया g आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है g, नहीं बताया कि डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल। तो ए ऑप्शन की अगर अलग से हम बात सोचें तो कैसे सोचेंगे कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है ना, f की बात कर रहा हूं, ये g है सपोज, ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाली चीज आपकी कैसी है, देखें तो वो डिफरेंशिएबल है ही क्योंकि पॉलिनोमियल था, और g आपको नहीं पता, तो अगर सोचो जरा, अगर g भी डिफरेंशिएबल हो गया, g भी अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर सवाल का मतलब ही क्या है, फिर तो हमें पता ही है कि डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता ही होता है ना, और इसीलिए आपका यहां से जब आप इस केस को डिस्कस करोगे तो आपका अपने आप निकल करके आ गया कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। फिर आप देखो दूसरा केस, अगर मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस थे, ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, तो अपन क्या बोलते थे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल तभी होगा जब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाले की फंक्शनल वैल्यू जीरो हो। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाले की फंक्शनल वैल्यू मतलब आपको क्या देखना है कि f ऑफ 1 आपका जीरो आता है या नहीं आता है, तो इतना तो देख ही सकते हैं कि f1 की वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो के बराबर है। तो अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वाली चीज जीरो के बराबर है तो इसका मतलब यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट फंक्शन कैसा हो जाएगा, जीरो के सॉरी डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है, बी और डी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, जैसे एफ प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हो सकता है ना ऐसा कि भाई इसमें इन्वॉल्व जो फंक्शंस हैं वो दोनों नॉट डिफरेंशिएबल हो, या फिर एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बी और डी ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपको वो मेरी बात याद हो कि एडजॉइंट ऑफ m को हमेशा कैसे डील करेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम इनवर्स से, तो अगर बस इतनी सी बात याद है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। देखो क्या लिखा गया था, m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m, ये लिखा गया था, है ना। तो अब जरा देखो आप, इस एडजॉइंट m को मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ adjoint m can be written as determinant m into m inverse, राइट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिर से देखते हैं भाई,
इतने में भी अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, एडजॉइंट को हटाना चाहिए। तो अगर ये आपका मान लीजिए पूरा ये पूरा डिटर्मिनेंट m इंटू एम इनवर्स को मैं b बोल दूं, मैंने इसको मान लिया b है, तो दिस थिंग एडजॉइंट ऑफ b उसको क्या बोला जाएगा, फिर से वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू b इनवर्स, बस यही ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना होगा जरा बताओ, कि ऐसा सोच तो नहीं रहे कि ये दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, नहीं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ m एक स्केलर क्वांटिटी है इनटू m इनवर्स, तो ये जो प्रोडक्ट मतलब ये जो टर्म पूरी लिखी हुई है इसकी डिटर्मिनेंट कितनी होगी, m क्यूब इंटू 1/m, यही होगा ना भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ k कितना होता है, k रेज टू पावर n इंटू a, यही होता है ना। तो ये आपका k के तरीके से बिहेव कर रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज बेसिकली m क्यूब इंटू m इनवर्स से आपको क्या मिलेगा 1/m, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट b। और इस b का इनवर्स करना है, तो इसका जब आप इनवर्स करते हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/m आ जाएगा और m इनवर्स का इनवर्स मतलब m आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या बना, m का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m और इनटू मैट्रिक्स m, दिस इज योर m इनवर्स, राइट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भाई डिटर्मिनेंट कितना आता है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करें, अब दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो डिटर्मिनेंट्स भी बराबर होंगे। मान लिया हमने कि ये m इनवर्स को चलो ऐसे ही लिख दिया 1/m, इसकी डिटर्मिनेंट होगी, इसकी डिटर्मिनेंट यही है m क्यूब, है ना, पूरे की डिटर्मिनेंट चाहिए हमें m क्यूब, फिर से वही बात, ये स्केलर है, m क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m, so this is m raised to power 5 is equal to 1, so here you are remaining with determinant m is equal to 1, है ना भाई। km का मैग्नीट्यूड कितना होगा, k क्यूब इंटू m, यही होगा ना, तो वही हमने लिखा है। डिटर्मिनेंट m की वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, तो आपका b ऑप्शन ट्रू हो गया। डिटर्मिनेंट m अगर 1 है तो इसको यहां पे रख दीजिए, क्या बना देगा ये बना देगा m इनवर्स इज इक्वल टू m, तो m इनवर्स और m अगर बराबर है तो आप m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, I इज इक्वल टू एम स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये आपका I इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, आप यहीं से ये भी बोल सकते थे कि अगर मैं m इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं ना भाई, m इनवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू I लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत, m इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकते हैं ना। खैर, तो ये आपका सी ऑप्शन भी आ गया। एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर, तो एडजॉइंट ऑफ m कितना है भाई, एडजॉइंट ऑफ m अभी लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m इनवर्स, तो दिस इज योर m इनवर्स बेसिकली, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट m तो आपने निकाल लिया 1 है, तो एडजॉइंट m अगर आपका m इनवर्स है तो आपको क्या करना था, उसका स्क्वायर करना था, जो कि एनीवे I के बराबर ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बी सी डी तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। मैट्रिक्स के हिसाब से कहें तो एक मैट्रिक्स से जैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार लेंदी हो जाते हैं या फिर थोड़े टफ से पूछ दिए जाते हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं था, इजी बिल्कुल पैटर्न बेसिक्स से जाने वाला सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर देखें तो इस तरीके का ही होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी ऑफ टाइप e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा बिकॉज r इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से अगर आप z की वैल्यू निकालने के बारे में सोचें तो z आपके पास z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 AC, ठीक, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, ठीक है, -3 और प्लस 4e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, ठीक। अच्छा, z प्लस हाफ की बात की गई थी, तो यहां देखो प्लस हाफ निकल रहा है, z प्लस हाफ, ठीक है, z प्लस हाफ, ये 1/z नहीं है, हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 4e की पावर आयोटा थीटा -3, अगर आप मैग्नीट्यूड देखते हो तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ओवर 4e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा
3, राइट। सो दिस इज अंडर रूट ओवर, ये कितना है 4 cos थीटा माइनस 3 प्लस आयोटा 4 sin थीटा, ठीक। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका, यहाँ से मैग्नीट्यूड आता है आपके पास 4 cos थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड होता, लेकिन इसका और भी हमें क्या करना है, और भी ज्यादा अंडर रूट लेना है, एक और अंडर रूट है पहले से, ठीक है। तो इसका एक और पावर हाफ लग जाएगी, तो ये कितना हो गया 16 cos स्क्वायर 16 sin स्क्वायर, 16 हो गया प्लस 9 25 हो गया, 25 माइनस 24 cos थीटा, ठीक, ये इनका सम हो गया, और की पावर में कितना 1/4, ठीक है। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड इज 25 माइनस 24 cos थीटा रेज टू पावर 1/4। अब ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। थीटा आपका ऑफ कोर्स माइनस पाई से पाई तक जाएगा, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 25 प्लस 24। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड कैन बी वेरिंग फ्रॉम, मिनिमम वैल्यू जब 1 होगी तो 1 आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जब ये 49 हो जाएगा, जब cos थीटा माइनस 1 हो, तो ये √7 तक चला जाएगा। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड आपका 1 से, सॉरी z प्लस 1/2, z प्लस 1/2 आपका 1 से लेके √7 के बीच में हमेशा वेरी करेगा, ठीक है। तो इससे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल, है ना। और देखें अब z के बारे में कमेंट करने की सोचते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहीं से z आपका इस एक्सप्रेशन से ही देखते हैं, z प्लस हाफ के लिए जो हमने एक्सप्रेशन बनाया हुआ है यहीं से, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन के लिए आ गया जुगाड़। बाकी यहां से 2z इज इक्वल टू, सॉरी 2z प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस 3, यही था ना, ठीक है। z के ऊपर अगर हमें कमेंट करना हो तो अपन कैसे बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं ना कि दिस इज इक्वल टू, ठीक। तो मॉड ऑफ 2z, है ना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी टाइप से, कि हमें z के ऊपर अगर कंडीशन निकालनी है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो है, ठीक है, ये कैसा होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड से, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 3 का मैग्नीट्यूड, और यहां से 1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इससे छोटा ही होगा। इसके बारे में हमने कमेंट कर लिया ना कि ये आपका कैसा है 1 प्लस √1 से लेकर के ये √7 के बीच में वेरी कर सकता है। तो ये क्वांटिटी आपकी 1 से लेकर के, ठीक है, √7 के बीच में वेरी कर सकती है, ठीक। तो भाई मैक्सिमम भी ये कितनी होगी, भाई ये जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो ये 1 प्लस √7 यही मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √7, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ z आपका कैसा हो गया 1 प्लस √7/2 से छोटा, ठीक। और इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि भाई ये क्वांटिटी जो है आपकी 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी आपकी 2 से छोटी ही आएगी, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी आपका मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन ही है ना, तो इसको भी अपन टफ ही रेट करेंगे। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक्स वाई जेड लेंथ है, ठीक है, ट्रायंगल की, और अपोजिट एंगल्स एक्स वाई जेड, tan x/2 प्लस tan z/2। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से कहें तो रिलेटिवली ये इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे क्वेश्चंस की इसकी हिस्ट्री रही है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो tan x/2 अगर आप देखें क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस एक्स प्लस डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस जेड, यही होगा tan x/2 और tan z/2 इज इक्वल टू 2y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड को तो मैं 2s ही लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो आप डेल्टा बाई एस आपका कॉमन 1 अपॉन एस माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एस माइनस जेड, एलसीएम लो तो क्या बचेगा y अपॉन एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल टू 2y अपॉन 2s, 2 2 कैंसिल, y s सब कैंसिल हो गया,
ठीक है, कितना आया, डेल्टा अपॉन एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये किसका फॉर्मूला था, याद है क्या, ये था आपका cot y बाई 2, है ना, cot y बाई 2 का फॉर्मूला। cot y बाई 2 45, मतलब y, सॉरी एंगल की बात कर रहे हैं ना, कैपिटल Y आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, y 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी तो आपका यहीं से आ गया और इसलिए ए इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डी में देखिए, डी वाली टर्म कैसे बनेगी आपकी, जब आप cos y का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जाओगे तो डी में देखो cos y अगर आप निकालने जाते हो तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xz। और cos y, चूंकि y तो 90 डिग्री था ना, है ना, y 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डी आपका इनकरेक्ट है। सी की बात करें तो tan x बाई 2 निकालने को कहा गया है, फिर से इसी फॉर्मूले को याद किया, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, है ना। तो डेल्टा क्या बोलोगे इसका, डेल्टा को मैं हाफ एक्स जेड लिख सकता हूं, है ना, तो डेल्टा आपका हाफ एक्स जेड डिवाइडेड बाई एस इंटू एक्स माइनस एक्स। तो एस को बोल दिया हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, है ना, और यहां पे आपके पास क्या आएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स बाई 2, है ना। तो 2xz ऊपर, नीचे आपके पास y प्लस जेड प्लस एक्स है, यहां y प्लस जेड माइनस एक्स है, तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी टर्म बन गई। ठीक है, अब इसको हमें वैसे tan x बाई 2 इज इक्वल टू किस तरीके से कंपेयर करना है, x अपॉन y प्लस जेड टाइप की टर्म से। ओके, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसा देख सकते हो कि हमारे पास y और z की टर्म्स हैं, तो इसको हटाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, 2xz अपॉन y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं मैं, भाई ये साइड y है ना, तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आपके पास आया कितना, 2xz अपॉन, नीचे देखो y स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर आपके ऐड हो जाएंगे, 2z स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2yz, 2z आपका ऊपर नीचे कैंसिल, तो आपके पास बचा x अपॉन y प्लस जेड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी और सी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की जो पुराने क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ज्योमेट्री वगैरह इन्वॉल्व होती है, वैसा कुछ नहीं, बस फॉर्मूले, बस इतना ही था इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दो लाइंस हैं और उनके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, अपन देखते थे कि दोनों की जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं उनके बीच का एंगल कैसा आ रहा है, एक्यूट आ रहा है या ऑब्ट्यूस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक की डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 - 1 3 और दूसरे की है -3 -1 एंड 1। ठीक है, आपने इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करके देखना चाहा तो यहां से पता क्या चल रहा है, 1 × -3। ठीक है, cos थीटा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये वेक्टर्स हैं i - j + 3 के, ये वेक्टर्स हैं -3i - j + के, इनके बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस, तो निकाल सकते हैं क्या, cos थीटा पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट और नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूस। तो देखो -3 + 1 + 3 पॉजिटिव आ गया ये, तो है ना, डिवाइडेड बाई वो होगा ही अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइप का। ठीक है, बट क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कैसा था, एक्यूट था। अगर एक्यूट एंगल था तो a कैप प्लस b कैप आपको रिक्वायर्ड डायरेक्शन देगा, है ना, a कैप प्लस b कैप आपको रिक्वायर्ड डायरेक्शन देगा। तो कितना आएगा वो i, है ना, a कैप प्लस b कैप अगर आप करते हो तो सीधा सीधा देख सकते हैं ना हम, -2i - 2j + 4k अपॉन √11। ठीक है, a कैप प्लस b कैप यही आएगा। ठीक है क्या, तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन रेशियोज कैसे चाहिए, -2 -2 एंड 4, या फिर रेशियोज को मैं और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 1 -2 लिख सकते हैं रेशियोज को। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होगी वो कैसी है, दी गई है कि जो इफ द लाइन L बाइसेक्ट्स द एंगल, तो L की इक्वेशन ऐसी दी गई है, x - α अपॉन L
y माइनस 1 अपॉन m और z माइनस गामा अपॉन माइनस 2। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि अगर डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो यहां L और M के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां -2 है तो इसका मतलब इन दोनों को 1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब L M दोनों क्या है, 1 के बराबर है। तो आपके पास इक्वेशन कैसी है, x माइनस अल्फा बाई 1 y माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन माइनस 2। ठीक है, अब देखो लाइन के बारे में हमें यह भी पता करना पड़ेगा ना कि वो लाइन कहां से पास करती है। भाई दो लाइनें हैं, है ना, ये दो लाइनें हैं, इनका एंगुलर बाइसेक्टर तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। और हमारे लिए चीज इससे आसान नहीं दी जा सकती कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी नहीं है। L1 और L2 देखो दोनों ही किस पॉइंट से पास करते हैं, 1 0 1 से। तो इसका मतलब कि लाइन कैसी होगी, किस पॉइंट से पास कर रही होगी, 1 0 1 से। तो 1, ठीक है, 0 1, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। क्या है, 1 0 1 से पास कर रही है और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 1 -2। अब मैंने आपको ये चीज बोली भी थी ना पहले कि हो सकता है कि वो आपको वो रिक्वायर्ड लाइन ना दे जो कि आपकी दिख रही है, इसमें थोड़े से चेंजेस करके दे। वही किया गया है यहाँ पे, y -0 की जगह इसने -1 दे दिया, है ना। तो आप देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक आपका था कि x -1 आपका y के बराबर है ना। यहां से आपको मिलता था, इसको मैं हटा देता हूं, x -1 आपका, भाई लाइन की इक्वेशन यही आ रही है, x -1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z -1 अपॉन -2, यही आ रहा है ना। ठीक है, अब आप सोचो यहां से आपका अल्फा क्या होना चाहिए, सो दैट x माइनस अल्फा इज इक्वल टू y -1 हो जाए। ठीक है, तो आप देखो यहां से कि अल्फा आपको निकालना है ना, और आपको ये चीज पता है, तो आपका x और प्लस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू y। सो यू वांट कि 1 माइनस अल्फा आपका कितना हो जाए, -1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस आपको, आपकी इक्वेशन ये आ रही है, आपको उसे इसमें बदलना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अल्फा इक्वल टू 2 रख लिया, फिर से ये और ये दोनों आपस में वही चीजें बन गई। फिर आपको z के लिए भी देखना था, है ना। तो y और z में कुछ इस तरीके का रिलेशन रहता है। ठीक है, और आपको जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का रिलेशन है। ठीक है, क्या है, y -1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन -2। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं यहां कर दूं। ठीक है, तो ये बन गया y इज इक्वल टू z माइनस गामा -2 अपॉन -2। तो आपका ये -1 क्या होना चाहिए, माइनस गामा -2 के बराबर होना चाहिए। गामा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट ओनली, बिकॉज मॉडरेट के लिए भी क्या ही है, बस ये वाले डायरेक्ट हमें इक्वेशन नहीं दी गई, हमें पॉइंट्स चेंज करने पड़े, बस इतने भर के लिए मॉडरेट है। बाकी तो मतलब बहुत इजी सवाल था ये। हाँ, ये हो सकता है कि कई लोग L1 L2 वाले प्लेन अगर फाइंड आउट करने लग जाओगे तो फालतू में टाइम तुम्हारा वेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इन द सेंस कि ये आप समझ ही गए हो कि इनइक्वालिटी वगैरह दी गई है ना। तो x cos x की बात हम करें तो x cos x का आपको इंटीग्रेशन करना था, है ना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अपन देख लेते हैं एक बार को x cos x। ठीक है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हो 0 से 1 x cos x, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इसको लिया मान लीजिए, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन। तो ये आपको मिलेगा x साइन x और यहां से प्लस कॉस x, है ना। अब आपको 0 से 1 के बीच देखना था, तो 0 से 1 के बीच अगर आप देखने जाओ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, साइन 1 प्लस कॉस 1। ठीक है, साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये आएगी वैल्यू। अब इसके बारे में कहा गया कि ये भाई 3/6 से 3/8 से बड़ी है, छोटी है ना। 3/8 अच्छा x cos x है ना पहला, तो हाँ, तो 3/8 के कंपैरिजन में कहा गया। तो अब ऐसे तो हम क्या ही कमेंट कर पाएंगे, 3/8 से ये बड़ा है या छोटा है, नहीं बता सकते ना। ठीक है,
देखो तुम इसको चाहो तो गेस कर सकते हो, बट फिर भी ज्यादा बेहतर है कि हम इसको एक्सपेंशन से कर दें, जो कि हमारे पास साइन कॉस से अलग रिजल्ट देगा। भाई देखो, अगर तुम ऐसे इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आंसर आपके कैसे आ रहे हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहे हैं। तो इसकी जगह अगर हम एक्सपेंशन कर लें, ठीक है, तो एक्सपेंशन में जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉलिनोमियल्स का एक्सपेंशन, जो इंटीग्रेशन होगा वो तो आपके पास सिंपल न्यूमेरिक टर्म्स आएंगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तो आएंगी नहीं। तो अपन उसी को देखें कि अगर x इंटू कॉस एक्स की बात हम कर रहे हैं तो x कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स के बारे में कहा जाता है कि वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, यही सब है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, अब इसी एस्टिमेशन वाले पार्ट के लिए टफ है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कह सकता हूं मैं। सिर्फ ये दो टर्म्स लें तो बाकी के टर्म्स के कंपैरिजन में ये वाली क्वांटिटी, इसके कंपैरिजन में ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी, और इसलिए आपके पास एक्स कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एक्स कॉस एक्स का, तो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से 1 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 2 dx, ठीक है। आप यहां से इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, x की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स 4 बाई 4, 0 से 1, तो यहां पे आपको मिल गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बाई 8, ठीक है। तो ये आपका 3 बाई 8 आ गया। इसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को भी चेक कर सकते हो, सेम, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को भी चेक कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक्स साइन एक्स की बात करें तो एक्स साइन एक्स के लिए क्या लेंगे अप्रोक्सीमेशन, सेम तरीके से एक्स साइन एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इंटू, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद प्लस की टर्म्स रहती है, तो हमने कहा कि उस टर्म्स को हटा दिया, तो एक्स साइन एक्स इस क्वांटिटी से बड़ा होगा, जैसे इसको 2 टर्म्स तक लिया वैसे इसको भी 2 टर्म्स तक लिया, फिर इनको इंटीग्रेट कर दिया, 0 से 1 एक्स साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 5 बाई 30, 0 से 1, ठीक है। तो ये 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 30 ऐसा आ रहा है क्या, हाँ। तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बाई 10, ये आपका आंसर हो गया। सेम तरीके से आपको एक्स स्क्वायर साइन एक्स के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो 12th आपका एक टफ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इनमें देखिए अब आपको y1 प्लस y2 प्लस y3 9 गिवन है, और आपने निकालनी है मिनिमम वैल्यू किसकी, 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 की मिनिमम वैल्यू। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, कहां से आ रहा होगा ये, आपका AMGM से। AMGM ये 9 दिया हुआ है आपको, हाँ, तो ये आपका बन गया 3 रेज टू पावर 3, इस 3 को भी आपने इधर भेज दिया, तो 3 रेज टू पावर y1 प्लस 3 रेज टू पावर y2 प्लस 3 रेज टू पावर y3 आपका 3 रेज टू पावर 4 से बड़ा हो। लॉग ले लिया आपने टू द बेस 3, तो इधर भी आएगा log 3 3 रेज टू पावर 4, दिस मीन्स दिस होल क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 के बराबर, m इज इक्वल टू 4। n की बात करते हैं, n में देखिए आपके पास क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे AMGM कैसे कोरिलेट कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 x2 x3 रेज टू पावर 1 बाई 3। आपका ये 9 था तो 3 बचा, क्यूब आ गया 27, x1 x2 x3। तो अगर आप लॉग लेते हैं टू द बेस 3, है ना, log 3 ये जो लिखा हुआ है इसने कि log 3 x1 प्लस log 3 x2, है ना, प्लस log 3 x3, दैट इज नथिंग बट log 3 x1 x2 x3, राइट। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी हमेशा 27 से छोटी, तो log 3 है तो इसका मतलब पूरी क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी 3 से छोटी। तो m की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 4 है और n की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है, यहां से 3 के बराबर हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास a1 a2 ये सभी क्या है, ap की टर्म्स है जिनका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इनका अगर हम सम निकालते हैं तो क्या बनेगा, n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को c बता दिया गया है, तो a1 की जगह मैंने c रख दिया, ठीक है। ये आपका सम आ जाएगा n टर्म्स का, इंटू 2 करना है, तो ये पूरी चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट हो गई। राइट साइड में देखो b1 प्लस b2 अप टू bn, तो इसका भी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो, सॉरी फर्स्ट टर्म c है, कॉमन रेशियो कितना है 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, a इंटू आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो 2 2 कैंसिल, n इंटू 2c प्लस n माइनस 1 इंटू 2, है ना, इज इक्वल टू यहां से कितना आया c इंटू 2 की पावर n माइनस 1, है ना। अब देखिए n और c दोनों चीजें हैं, तो अपन क्या ट्राई करेंगे, अपन ट्राई करेंगे कि c एक साइड हो जाए, n एक साइड हो जाए। तो उसी के अलोंग अपन सोचते हैं क्या बन सकता है, 2nc प्लस 2n इंटू n माइनस 1, तो 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n इंटू c माइनस c, है ना, यही बनेगा। तो c के सारे टर्म्स एक साइड ले आओ भाई, ठीक है, इसको भी लेते आते हैं इधर ही। तो 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू c कॉमन लेके 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2n, ये बनेगा। इसको नीचे भेज दिया, तो 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2n इज इक्वल टू c। तो c और n में इस तरीके का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि c आपका कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, क्योंकि उसने क्या रखा है ना, सीक्वेंस सभी कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स के थे, ठीक है। तो c भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, 1 या 1 से बड़ी ही आएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, कि ये क्वांटिटी अगर आपकी 1 या 1 से बड़ी है, वो पॉजिटिव वाली चीज की वजह से कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्वांटिटी आपकी 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस 2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2n, है ना, ऐसा आपको चाहिए, ठीक है। तो 2n तो साफ हो गए, बचा क्या, 2n स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ऐसे n कहां तक मिलेंगे, आप सोचो, एक बार एक्सपोनेंशियल वाली चीज ऊपर निकल गई तो फिर वही ऊपर रहेगी, ये तो भाई साहब नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल तो नीचे ही रहेगा, एक बार एक्सपोनेंशियल अगर ऊपर निकल गया तो अपन देख सकते हैं कि अगर 5 रखा आपने तो ये वाली चीज बड़ी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 रखा आपने n की जगह पे, तो ये बड़ा टर्म है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। 6 रखा तो भी ये बड़ा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 7 रखने पे ये बड़ा हो गया, एक बार एक्सपोनेंशियल बड़ा हो गया तो फिर वही बड़ा रहेगा। इसका मतलब आप देख सकते हो कि n आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6। n आपका 7 तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो अब आपको n 1 से लेके 6 तक वेरी कर सकता है। ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ऐसा n है जिसके लिए c की वैल्यू कितनी आ जाए, आपकी इंटीजर आ जाए। तो n इक्वल टू 1 रखा आपने, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, रख के चेक कर लीजिए, इससे आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो आप रख के चेक करते जाओ, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव टाइप का बन रहा है शायद, 2 n इक्वल टू 1 रखा आपने, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 माइनस 2, सॉरी 0 ही हो जाएगा, है ना। n इक्वल टू, अब 0 तो ले नहीं सकते थे, तो ये तो 1 आपका रिजेक्ट हो गया। 2 देखो, 2 रखा आपने, 2 रखा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 8 माइनस 4, है ना। तो ऊपर 4 आया और नीचे कितना आया, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो आपके पास कितना बच रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 8, है ना, माइनस 4 अपॉन 2 रखा यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 माइनस n इक्वल टू 2। फिर से काम नहीं बना क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। फिर आप देखो 3 रखोगे, तो 3 रखोगे तो आपका कितना आएगा, 2 इंटू 9 मतलब 18 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। तो ये आपका एक इंटीजर बना रहा है जो कि c इक्वल टू 12 है, ठीक है, c इक्वल टू 12। 4 5 6 से भी आप चेक कर लो, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही सिचुएशन मिल रही है, जबकि n आपका 3 है और c आपका 12 है, एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, ठीक है, ओवरऑल इसको टफ ही रेट करेंगे एग्जाम के प्रेशर के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये भी थोड़ा सा टफ है ना। टफ रेट करूँ, मॉडरेट टू टफ ही कहा जाएगा, बहुत टफ नहीं है ऐसा कुछ। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये चीज करनी पड़ रही है कि पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को अगर आप थीटा ले लो, ठीक है, तो ये लिखा क्या हुआ है 3 माइनस साइन, ठीक, 2 पाई एक्स। 2 पाई एक्स को क्या बोल दोगे, 2 पाई एक्स को आप बोलोगे फिर 2 थीटा, है ना, और प्लस पाई बाई 2, यही बोलोगे। तो ये आपका साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 2, ठीक, ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। फिर आपके पास है साइन थीटा माइनस है आपके पास साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 की बात करें तो ये भी देख लेते हैं। इसके अलावा यहां से 3 पाई एक्स कितना आएगा, 3 थीटा प्लस 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई एक्स आपका इसके बराबर है। इसमें पाई बाई 4 और ऐड कर दिया तो 3 थीटा प्लस पाई आ जाएगा, है कि नहीं है, ठीक। ये आपका एक्सप्रेशन है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना 3 माइनस ये आपका हो गया cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन पाई प्लस 3 थीटा का मतलब है प्लस का साइन 3 थीटा, यही टर्म हो गई ना। अब आपको क्या करना है, इस पूरे टर्म को दिखाना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर विच वी हैव टू चेक। तो यहां से देखें साइन थीटा आपका साइन 3 थीटा में भी तो क्या आता है, साइन थीटा कॉमन होता है, एक बार को लिख लो फॉर्मूला अगर नहीं विश्वास है तो 3 माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन थीटा निकल गया कॉमन, बचा क्या 3 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से आपके पास टर्म क्या आई, ये साइन थीटा, और इधर से आपके पास बच रहा है 336 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को क्या लिख दें -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये साइन थीटा। ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई नई बात नहीं। तो आपका बस क्या चाहिए कि साइन थीटा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो टर्म है आपकी पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इसके लिए क्या सिचुएशन होगी, अपन 0 से 2 के बीच बात कर रहे हैं, ठीक है, x आपका 0 से 2 के बीच, ठीक है। तो अब आप देख लो कि साइन थीटा आपको पॉजिटिव किस किस इंटरवल में मिल रहा है। तो अगर आप साइन थीटा का एक बार को ग्राफ भी देख लो तो 0 का मतलब हुआ 0 से 2 तक जाना है ना, तो 0 का मतलब हुआ आपका माइनस पाई बाई 4, ठीक है। यहां पे मान लिया मैंने मिनिमम एंगल, मतलब थीटा का मिनिमम एंगल कितना बनेगा माइनस पाई बाई 4 बनेगा, और सबसे बड़ा एंगल कितना बनेगा 7 पाई बाई 4 तक जाएगा, ऐसा कुछ। ये मान लो 7 पाई बाई 4, ठीक है। ये आपका पाई रहा, ये आपका रहा माइनस पाई बाई 4। अब देख लो इसमें किस किस इंटरवल में साइन थीटा पॉजिटिव है। तो साइन थीटा 0 से पाई के बीच पॉजिटिव है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को कहां से कहां के बीच वेरी करना चाहिए, दिस शुड बी वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई। यहां से आप अब x के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास आपको एक कंडीशन टाइप की दी गई है कि एक ट्रायंगल की बात की जा रही है PQR में, है ना, जहां वेक्टर्स आपके a इंटू सी माइनस बी अपॉन यहां पे है c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये सब मॉड ए मॉड भी लिखा है बट वो आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख लो, ऊपर 3 और नीचे 7 आ जाएगा, है ना। a को आप क्या लिख दोगे भाई, वेक्टर के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी तो 0 होगा ना, तो a का मतलब क्या हो गया माइनस बी प्लस सी, और इंटू यहाँ पे c माइनस बी, और नीचे आपका माइनस a प्लस बी, है ना, c को माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 3/7। तो आपके पास ऊपर की टर्म क्या है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। नीचे की टर्म क्या है b प्लस ए और b माइनस ए, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/7। तो b की वैल्यू कितनी थी 4 थी, है ना, 16 माइनस मॉड सी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 9 मतलब 7, ठीक है, इज इक्वल टू 3/7। तो इसका मतलब मॉड सी कितना था आपका √13 के बराबर था। ये आपके मॉड सी की वैल्यू आ गई, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर।
तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको ऐसे लिख सकते थे ना, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी जो बोलते थे, या नहीं भी बोलो तो भी इसको लिख सकते हो ऐसे, ए डॉट बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब आपको ए डॉट बी निकालना है, मतलब आपको एंगल पता होना चाहिए। तो अगर ए बी सी आपको तीनों साइड्स पता है, ठीक, ए बी सी तीनों साइड्स पता है, ठीक, ए की साइड है आपके पास लेंथ A3, लेंथ B आपकी 4 और लेंथ C है आपकी √13। तो A और B के बीच का एंगल, मतलब कौन सा, साइड A और साइड B के बीच कौन सा है, ये एंगल C है। तो cos C निकाल लिया, ठीक है। cos C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो, यहीं से निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। तो ऊपर 12 और नीचे 24, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आपका 60 डिग्री था। तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डायरेक्टली ही कर लेते हैं फिर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखना था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपका 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 लिख दिया डायरेक्टली हमने, है ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 60, अब ए और बी आपको पता ही है पहले से, बस यही था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 भी आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप समझ सकते हो कि अगर s की बात करूं मैं, तो ये जो भी पॉलिनोमियल है ना, इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है, इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसकी बात अगर हम सबसे पहले करने की सोचें तो यहाँ पे देखो, वैसे एफ डैश की भी बात की गई है ना, चलो एफ डैश लिख के ही देख लेते हैं, ठीक है। एफ डैश कितना आएगा, एफ डैश आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, और बाकी का डिफरेंशिएशन जो कि आपको देगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टाइम आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, है ना, ये है आपका एक्सप्रेशन। अब इसकी बात हम करें तो कम से कम ये तो बता सकते हैं क्या कि +1 और -1 दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, बोल सकता हूं ना कि भाई इसके लिए अगर देखा जाए तो कम से कम +1 और -1 तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे पक्का, क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई रूट ना एग्जिस्ट करे, ऐसा हो सकता है कि इसकी कोई तो रूट ही ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो +1 -1 कम से कम ये दो पर्टिकुलर चीजें तो हैं ही जो कि f डैश x इक्वल टू 0 करेंगी ही करेंगी, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, तो हमें f डैश के लिए बताना था कि कितने डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो कम से कम ये दो करेंगे ही करेंगे, कौन से, +-1, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कि m फॉर f डैश कितना हो गया, तो 2 हो गया, दो ऐसे रूट्स पक्का एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, है ना, ठीक है। और आप वैसे भी समझ सकते थे इस बात के लिए कि भाई 1 और एक्स स्क्वायर -1 था ना वहां पे, तो 1 और -1 आपके रिपीटेड रूट थे, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो 1 और -1 आपके रिपीटेड रूट थे, और रिपीटेड रूट अगर रहेंगे तो ऑब्वियसली f डैश वहां पे 0 होगा ही होगा। तो f डैश के लिए हमारे मिनिमम 2 रूट्स आएंगे ही आएंगे। f डबल डैश की बात करूं तो रोल्स थ्योरम भी स्टेट करता है कि f डैश के मतलब अगर इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसके डिफरेंशिएशन का मिनिमम एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब f डबल डैश के लिए कितना आएगा, 1, तो 2 मिनिमम रूट इसके लिए, 1 मिनिमम रूट इसके लिए, टोटल अगर सम पूछा गया है तो दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगेन इट वाज एन इजी क्वेश्चन, मे बी आप एग्जाम टाइम में इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाओ, बट क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मतलब अगर कहा जाए पेपर 1 का, तो मुझे पर्सनली अगर कहूं तो बेस्ट क्वेश्चन लगा। लिमिट हमसे पूछी गई है x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस x रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर n। इसको नॉन जीरो फाइनाइट होना है, ई रेज टू पावर -1, ठीक है, इसको नॉन जीरो फाइनाइट होना है, और ऐसे केस के लिए पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी, है ना, n नहीं है, सॉरी a लिखा गया, a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट की बात की गई है, ठीक है। चलो
तो अगर हम देखें तो हमें 1 + x की पावर 1/x हो सकता है, कई लोगों को फॉर्मूला याद भी हो, ठीक है, x के एक्सपेंशन का, लेकिन ये अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इवन हम x की जगह -x रख दें तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x की जगह जब -x उस फॉर्मूले में रखोगे आप तो ये भी तो पलट जाएगा ना, ये भी तो -1/x हो जाएगा, इसलिए उस फॉर्मूले को यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें बेसिक्स से जाना होगा। कैसे? तो अपन ऐसे सोच सकते हैं ना कि भाई 1 - x की पावर 1/x, मैंने क्या बताई थी एक चीज कि जब भी f की पावर में g दोनों फंक्शंस हो तो क्या करना चाहिए, उसको e के टर्म्स में समझना चाहिए। तो e के टर्म्स में क्या बनेगा, e⁻1/x ln 1 - x, यही बनेगा। e⁻1/x एज इट इज रखा है, ln 1 - x का आप एक्सपेंशन कर दो। ln 1 + x का कितना आता है यार, ln 1 + x आता है आपका, लिख लेते हैं एक बार, x -x² 2 + x³ 3, ऐसे करके आता है ना। तो ln 1 - x में x की जगह पे -x हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा -x, फिर मिलेगा आपको -x² 2, फिर मिलेगा -x³ 3, ठीक है, ऐसे करके आपके पास टर्म्स आएंगी। तो दिस इज अगेन कन्वर्टेड इनटू e⁻1 -x/2 -x² 3, है ना, माइनस अगर आगे की टर्म लिखना चाहो तो x³ 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका टर्म इसके बराबर है, और इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था। बाकी तो सब चीजें नॉर्मल सी हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस आपने e की पावर में इस पूरे टर्म को रख दिया, -1 -x/2 -x² 3 -x³ 4, है ना, ऐसा करके, और माइनस साथ में लगा हुआ था e की पावर -1/x, ठीक है। तो अपन अगर देखें तो e की पावर x की पावर है ना, तो e की पावर -1 तो आपका कॉमन निकल जाएगा। तो यहां से आपके पास, चलो यहां पे देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e⁻1 आपका कॉमन है। बचा क्या, e⁻⁻x -x² 2, है ना, ठीक है, ये सारी टर्म्स -x³ 3 -1/x की पावर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट चाहिए तो चलो ये तो चलो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इस पूरे कंटेंट को कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पे यूज, हम कह सकते हैं कि अगर ये वाली चीज, ये कैसा है, e की पावर में एक जीरो वाली टर्म है -1, अगर सेम जीरो नीचे भी रहता तो टर्म कैसी हो गई होती हमारी, स्टैंडर्ड लिमिट बन गया होता, ठीक है। तो e की पावर में 0 -1, अगर सेम जीरो मेरे पास नीचे आ जाए, मतलब ये वाली पूरी टर्म मेरे पास नीचे आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा भाई कि ये आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये एक्सप्रेशन आपके पास फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास तो यहां पे x की पावर a था, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई किया, भाई ये अगर डिनोमिनेटर में ला रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करोगे ना। अब ये वाली पूरी टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो दिस इज योर 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, है ना। इसको फाइनाइट होना है, ये फाइनाइट कैसे होगा भाई बताओ जरा, ये फाइनाइट किससे होगा, जब आप a को 1 रखोगे तभी होगा ना फाइनाइट, ठीक है। नॉन जीरो फाइनाइट होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, अगर 0 प्लस पे बात कर रहे हैं तो ऊपर डोमिनेट यही करेगा -x, बाकी सबको तो आप नेग्लेक्ट करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको a की वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी कब एग्जिस्ट कर पाएगी, जबकि आपका a कितना हो, 1 के बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर लिमिट निकालने को कहा जाता तो आप निकाल सकते थे, बट वो सब चीजों के बारे में पूछा नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, a = 1, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो 18 में से फिर से वही आपके कम से कम 10 सवाल आसानी से किए जा सकते थे, ठीक है। और बाकी अगर कहा जाए 1-2 क्वेश्चन आपके मॉडरेट, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन मुझे अपने हिसाब से लगते हैं कि जो थोड़े से टफ है, और 2-3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। तो 18 में से आउट ऑफ 18 10 क्वेश्चंस आपके काफी अच्छे रेट किए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपका ऐसा था जो कि सॉल्वेबल है, ठीक है। तो अपना डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।